ये स्टार्टेड। अल्टरनेटर आज का चैप्टर है अपना अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में क्या क्या करना है, कौन से इसमें लेते हैं। वर्क अल्टरनेटर, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ अल्टरनेटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर, रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन जनरेटर। ये आपको इस कंटेंट्स के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या है? अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अल्टरनेटर के रूप में चेंज कर दिए, उसको अल्टरनेटर कहते हैं। अल्टरनेटर में मोस्टली फील्ड को रोटेट कराया जाता है और आर्मेचर को स्टेशनरी रखा जाता है। ठीक है, इसलिए स्टेशनरी रखने के इसके एडवांटेज हैं। देखिए, स्थिर आर्मेचर में जो वाइंडिंग है वो अधिक कंडक्टर वाली डाली जा सकती है, अल्टरनेट की आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसकी फील्ड को रोटेट कराया जाता है और आर्मेचर को स्थिर रखता है। उसके एडवांटेज हैं। स्थिर आर्मेचर से क्या कि इंसुलेटेड करना इसका इजी होता है, और रोटेट फील्ड के कारण अल्टरनेट की हाई वोल्टेज 33 kV 11 kV जनरेट किया जा सकता है। और स्थिर आर्मेचर से हाई वोल्टेज एकत्र करना आसान होता है, और 3 फेज अल्टरनेटर में स्टार डेल्टा और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इजी वे में कनेक्शन इजी वे में किए जा सकते हैं। और इसकी जो फील्ड को एक्साइटेशन करने के लिए, स्थिर आर्मेचर की वजह से फील्ड को एक्साइटेशन करने के लिए 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, जैसे इजी वे में उसकी फील्ड एक्साइटेशन हो जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के आधार पर ऑटोमोटिव टाइप जो यूज आता है इन मैं बड़े कर देता हूँ, सॉरी ऑटोमोटिव इन कंडक्ट ऑटोमोबाइल में यूज आता है। नेक्स्ट है डीजल इलेक्ट्रिक मोटर टाइप, जो डीजल इलेक्ट्रिक की मल्टी यूनिट में यूज आता है। मेरीन टाइप, जो मेरीन जो वहां टरबाइन लगे उनमें यूज आता है। ब्रुशलेस टाइप जो अल्टरनेटर है जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्लांट, मेन सोर्स और पावर। और रेडियो अल्टरनेटर यूज इन लो ब्रांड रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। और नेक्स्ट आता है सेलिएंट पोल जो जनरली हमने जो हाइड्रो प्लांटों में यूज लिया जाता है। और सिलेंड्रिकल रोटर टाइप, ये अपने अलग अलग एप्लीकेशन के अनुसार ये अपने अलग अलग अल्टरनेटरों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ये वर्क करता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नियम है इसके अनुसार ये कहता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत अगर हम कोई कंडक्टर को रखते हैं और कंडक्टर में को मोशन प्रदान किया जाता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। ये फैराडे का नियम कहता है। तो उसके लिए अपन को 3 चीज चाहिए। एक तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर, और कंडक्टर को मोशन। अगर ये 3 चीज अपने पास उपलब्ध होंगी तो उसमें अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। जैसे आपको इस फर्स्ट दिखाया गया है, एक रेक्टेंगुलर एक सिलेंडर वो है, उसमें ABCD, ठीक है, और उसको 2 पोलों के बीच में रखा जाता है, एक N पोल है और एक S पोल है। जो AB एक्सिस पे है, इस पोजीशन में इसमें क्या है, ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं अपनी नॉर्थ से साउथ जो जाती हैं, उनकी एक कंडीशन होती है, वो एक दूसरे के बराबर पैरेलल में होती है। तो जो नॉर्थ से साउथ बल रेखाएं जाएंगी तो ये ABCD अपनी जो कॉइल है रेक्टेंगुलर, इसको वे जब स्टार्टिंग में 0 डिग्री पे होंगी तो 0 डिग्री पे होने पर इसमें कोई भी बल रेखा या कोई भी फ्लक्स इससे लीकेज नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में इसमें कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा 0 डिग्री एंगल से। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पोजीशन में इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 90 डिग्री पे मूव कराते हैं। जब 0 से 90 डिग्री पे धीरे धीरे अपन मूव करेंगे तो इसकी कोयल की डायरेक्शन ABCD जो है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पोलों के अकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे अपन मूव कराएंगे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे इसकी आगे रोटेट होती जाएगी तो उससे मैक्सिमम बल रेखा अकॉर्डिंग मैक्सिमम फ्लक्स लीकेज होगा, और उससे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा 0 से 45 90 डिग्री, जब 90 डिग्री पे जाएगा तो ये बिल्कुल इसके जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगी, उस टाइम इसमें मैक्सिमम फ्लक्स कटेगा।
जो मैक्सिमम फ्लक्स कटेगा तो उस टाइम मैक्सिमम फ्लक्स कटने की वजह से मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा, जो आपको ABCD कोयल के थ्रू दे इसकी डायरेक्शन दिखाएं, जिसकी डायरेक्शन आप फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के अनुसार करंट की डायरेक्शन याद कर लेंगे। इस तरह इस कंडीशन में इस पे 0 से 90 डिग्री में इसमें मैक्सिमम फ्लक्स होगा जो एक दूसरे के लंबवत होगा और 100% इसका फ्लक्स कटेगा। नेक्स्ट पोजीशन में 90 डिग्री से वापस इसको धीरे धीरे फिर वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो 90 डिग्री से जैसे ही मूव करेगा 180 डिग्री के बीच, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पोजीशन में 180 डिग्री के बीच जैसे ही मूव करेगा तो धीरे 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 आएंगे, तो वही है इस ये जस्ट ABCD जो कोयल है वो जस्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है और फ्लक्स है, उसके जस्ट में धीरे धीरे 90 डिग्री से 180 के बीच में लाएंगे तो धीरे धीरे अपना फ्लक्स कम होता आएगा। फ्लक्स कम कटेगा, कम कटने के बाद इंड्यूस ईएमएफ भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो 180 डिग्री पे आके इसमें वो जो पहले फर्स्ट में कंडीशन थी जो डिग्री के 0 डिग्री पे, वही 180 डिग्री पे इसमें वो 0 ईएमएफ होगा, क्योंकि जो कोयल है अपनी रेक्टेंगुलर वो जो फ्लक्स है उसके जस्ट पर पैरेलल में है और उससे कोई लीकेज फ्लक्स नहीं हो रहा, तो इसलिए अपने इंड्यूस ईएमएफ भी 180 डिग्री पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जब आप 180 डिग्री से अपोजिशन डायरेक्शन में अपन जैसे जैसे धीरे धीरे इसको चलेंगे तो उसको फिर 180 डिग्री से नेक्स्ट आकर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये जस्ट इसके धीरे धीरे इसको बल रेखाएं काटेंगी और फ्लक्स भी लेके धीरे धीरे होता जाएगा। तो 180 से 270 डिग्री के बीच इसकी वही पोजीशन हो जाएगी जो 90 डिग्री पे थी। ABCD जो आपको एक्सिस से ABCD कोयल में दिखाया गया है डायरेक्ट, उससे तो वो एक्सिस से तो इसमें ये करंट की डायरेक्शन अलग दिखाई गई है, ये तो वही पोजीशन हो जाएगी इस पे 270 डिग्री पे इसमें मैक्सिमम फ्लक्स डेवलप हो जाएगा, उसमें मैक्सिमम फ्लक्स लीकेज होगा 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री पे फ्लक्स मैक्सिमम लीकेज होगा, मैक्सिमम बल रखे करेंगे और इसकी कंडीशन जैसे हो जाएगी 90 डिग्री पे हुआ है। इसी प्रकार धीरे धीरे नेक्स्ट 270 से अपोजिशन डायरेक्शन में होगा 270 डिग्री से जैसे ही धीरे धीरे इसको नेक्स्ट उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस क्लॉक करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो फ्लक्स कटना कम हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट उसमें हाँ ठीक है उसी में ठीक है उसी तरह नेक्स्ट डिग्री में 270 डिग्री से मैक्सिमम जो फ्लक्स काटेगा था वही कंडीशन हो जाएगी और उसमें क्या है कि धीरे धीरे आके और 360 डिग्री के आके वो कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि उस 360 डिग्री पे इसमें वो फ्लक्स और उसकी रेखाएं जो मैक्सिमम इस कोयल नहीं कटेंगी और कम से उसके जस्ट पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल में होने से इसमें कोई फ्लक्स नहीं कटेगा, इसलिए 360 डिग्री पर इसमें कोई मैक्सिमम फ्लक्स नहीं कटेगा, उस टाइम इंड्यूस 0 होगा। इस तरह इसका एक साइकिल कंप्लीट होने में अपन ये रोटेट होता रहता है। रोटेट होने के बाद जो इसका इंड्यूस है उसको स्लिप रिंग से आर्मेचर से टर्मिनल बॉक्स को बाहर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर की कंस्ट्रक्शन किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें है पुली है, रोटर है, आर्मेचर है और एंड कवर हैं, ये अलग अलग हैं। इस पे ब्रश भी अलग अलग लगे होते हैं। तो सबसे पहले पुली है, पुली जो अपन को ड्राइव करने के लिए यूज आएगी, अपन को अलग अलग उस तरह जो किसी से प्राइम मूवर की साथ से उसे बेल्ट लगा के उसी सप्लाई को कन्वर्ट करने के लिए होती है, ये भी शाफ्ट में लगी होती है। और इसके बाद रोटर है, ठीक है, आर्मेचर है और ये अलग अलग आपको ये एंड कवर, साइड कवर, ये फ्रंट कवर, ये सब इसके लगे होते हैं। तो स्टार्टिंग में अपन लेते हैं स्टेटर आएगा। स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट होता है ये मशीन का और ये बॉडी के अंदर फिट किया जाता है। ये लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है जो पत्तियों को एक दूसरे से इंसुलेटेड करके उनको फिट किया जाता है। और स्टेटर की परिधि पर स्लॉट बने होते हैं। स्लॉट अलग अलग टाइप के होते हैं, जो इसमें ज्यादातर क्लोज टाइप स्लॉट ही यूज आते हैं, जिनमें जो अलग अलग बाइंडिंग की जाती है और इसको ये बॉडी के अंदर और इसके जो स्लॉट से जो कनेक्शन वो फिट किया जाता है उसमें इंड्यूस ईएमएफ इसी के थ्रू इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
तो जो आपको ये साइड में अलग अलग दिखाया, दोनों टाइप के दिखाए हैं स्टेशनरी पार्ट जो अलग अलग है, इसको बॉडी पे फिट किया जाता है। ये है रोटर। रोटर, ये रोटर दो टाइप के होते हैं। रोटर भी एक रोटेट पार्ट होता है, ये भी एक सिलेंड्रिकल टाइप होता है, अलग अलग टाइप में जो डीसी इसको एक्साइटेड किया जाता है डीसी सप्लाई से। तो ये भी होता है, इसमें भी क्या होता है अलग अलग टाइप के वो बना होता है इसमें, और इसके ऊपर पोल स्थापित किए जाते हैं। तो पोल के अनुसार इसके ऊपर जो भी जितने पोल होंगे उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे सेलिएंट पोल टाइप, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, इस तरह इनका स्पेसिफिकेशन किया गया है। ठीक है, और इसके साथ वो स्लिप रिंग अटैच कर दी जाती है अटैच। तो अब सबसे पहले लेते हैं सेलिएंट पोल टाइप है। सेलिएंट पोल टाइप रोटर में क्या होता है कि ये इसकी लंबाई कम होती है और व्यास इसका अधिक होता है, और इसके जो ऊपर है जो अपन पोल स्थापित करेंगे वो पोलों की कैपेसिटी होगी 6 से 40। ये इस टाइप का रोटर है जो अपन को कम स्पीड के लिए यूज लिया जाता है, और हाइड्रो पावर प्लांटों में इनका जनरली यूज होता है। ठीक है, और जिनकी संख्या पोलों की बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, इसी में आ जाएगा, नेक्स्ट है ये इसी में सेलिएंट में जो आपको क्लियर इसमें दिखाया गया है, क्योंकि इसका व्यास अधिक होता है। इसकी स्पीड भी 150 आरपीएम से 600 आरपीएम तक होती है, जो अलग अलग कम स्पीड के लिए है जनरली यूज इनका। और ये अलग अलग इसके पोल स्थापित जो कम स्पीड के लिए जनरली यूज किया, हाइड्रो पावर प्लांट है और इनके लिए जनरली ये यूज किया जाता है। दूसरा है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। सिलेंड्रिकल टाइप रोटर ये अधिक लंबाई का और कम व्यास का जो बेलनाकार होता है। ये सॉलिड स्टील का टुकड़ा का बना है, इसमें 2 या 4 ही पोल होते हैं, इसमें पोलों की संख्या कम होती है, और ये है, और ये हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाई स्पीड, इसमें स्पीड इसकी स्पीड जनरली 1500 से 300 आरपीएम तक होती है। ठीक है, ये ज्यादातर इनका यूज है, टर्बो जनरेटर है। ठीक है, इस तरह जगह इसका यूज लिया जाता है, जो आपको गिवन सर्किट में दिखाया गया है। ठीक है, स्पीड कम होती है सरफेस के हिसाब, अरे इसके ऊपर अलग सुनो। आर्मेचर रिएक्शन ये क्या करती है? आर्मेचर रिएक्शन का वर्क है, ये अपने जो उसके अंतर्गत अल्टरनेटर में जो आर्मेचर द्वारा जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, और जो मेन फील्ड का जो फ्लक्स है उसमें ये डिफरेंस पैदा करती है, उसके कारण इसका जो वोल्टेज है उसकी कम हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, और इससे इसकी बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इन दिखाया है कि एवरी रोटेशन इलेक्ट्रिकल मशीन वर्क बेस्ड इन द फैराडे, जो पहले उसके एवरी इलेक्ट्रिकल मशीन रिक्वायर्ड टू मैग्नेटिक फील्ड एज नॉन कोयल रिलेटिव विद द मोशन, जो उसके बीच में गति करता है। इन केस ऑफ अल्टरनेटर इन सप्लाई इलेक्ट्रिकल पोल और मैग्नेटिक पोल, field of output power from the armature due to relative motion between the field or armature conductor. Armature cut off the flux, magnetic flux, here the wood changing of the leakage flux, armature conductor. Armature conductor और main flux के बीच में जो इनका ये लीकेज होता है, उससे इस पे अपना मेन इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन would be induced EMF in the armature हम soon as the load connect with the armature terminal, so the current flowing the armature, जो उसके अंदर जो आर्मेचर में करंट फ्लो होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसके बीच डिफरेंस आएगा। According to Faraday, electromagnetic induction would be EMF induced in the armature soon as the load connect armature terminal or current flowing. As soon the current start flowing through the armature conductor, one reverse effect, current main field flux जो आपको पहले ही बता दिया, जनरेटरी रिवर्स इफेक्ट इन द आर्मेचर रिएक्शन एज ए अंडर, जो मेन फ्लक्स है, ठीक है, और जो फील्ड फ्लक्स है, इन दोनों का रिएक्शन का उस पर ज्यादा इफेक्ट होता है, वो आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, द आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर डिपेंड अपॉन द फेज एंगल, जिसका बीच फेज एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। फेज एंगल आर्मेचर की करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वोल्टेज होता है उसके बीच फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है।
फेज डिफरेंस कहता है, जैसे 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये इनके ऊपर है। अलग अलग है, जैसे आर्मेचर वोल्टेज वेरी फ्रॉम द 90 डिग्री टू प्लस और माइनस इन द एंगल ऑफ द थीटा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है तो cos 0 का मान क्या होगा 1, तो उस टाइम अपना पावर फैक्टर यूनिट होगा। तो उस टाइम जो फेज जो करंट है, करंट आर्मेचर करंट और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है भी जो वोल्टेज होगा इन फेज में होगा, किसमें यूनिटी पावर फैक्टर में। जब थीटा 90 डिग्री की डिग्री होगा तो cos 90 बराबर क्या होगा लैगिंग, 90 डिग्री बराबर 0, तो 0 में जब वो होगा लैगिंग, लैगिंग होगा वो उस टाइम अपना लैगिंग किस पोजीशन में होगा प्लस माइनस में लैगिंग 0 पावर फैक्टर पर, 0 पावर फैक्टर लैगिंग होगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो वो डिपेंड कर जाएगा कि करंट और वोल्टेज लैगिंग में अलग होगा और लीडिंग में अलग होगा। तो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइन में जब थीटा यूनिट पावर फैक्टर है तो उस यूनिटी पावर फैक्टर एंगल बिटवीन दी आर्मेचर करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, ठीक है 0 होगा तो उस टाइम करंट वोल्टेज फेज में होगा तो वो मैक्सिमम पावर फैक्टर होगा। तो व्हेन थीटा डिग्री होगा, थीटा डिग्री होगा तो लैगिंग, थीटा डिग्री पे 0 पावर फैक्टर होगा और लैगिंग होगा, तो उस टाइम क्या होगा आर्मेचर करंट लैग करेगी 90 डिग्री किससे इंड्यूस्ड ईएमएफ से, इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री लैग करेगी करंट उस आर्मेचर में। एज द इंड्यूस ऑफ ये आर्मेचर टू मेन फील्ड फ्लक्स ईएमएफ लीड मेन दी फील्ड फ्लक्स बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से वो लीड करेगी जो आर्मेचर करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट में भी आएगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा माइनस में, तो माइनस में 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पावर फैक्टर भी क्या होगा लीडिंग करेगा। और लीडिंग किसके बात करेगा, जो लीडिंग पावर फैक्टर है किस कंडीशन में होगा आर्मेचर करंट लीड इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आर्मेचर करंट है वो लीड करेगा किससे इंड्यूस्ड ईएमएफ 90 डिग्री। अगेन वी हैव द जस्ट फील्ड लीड इंडक्शन ईएमएफ बाय 90 डिग्री, उस ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करेगी जब थीटा का मान माइनस 90 डिग्री होगा। cos 90 का मान वही 0 होगा तो उस टाइम लीडिंग करेगी 90 डिग्री। आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग अलग अलग टाइप की जाती हैं। किसी में होता है लिप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, अलग अलग टाइप की वाइंडिंग की जाती है। तो उसमें कॉमन प्रेफरेंस और आर्मेचर वाइंडिंग, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग साइड कोयल स्लॉट अंडर पोल पिच कोयल स्पान पोल पिच वाइंडिंग अदर द सिंगल लेयर डबल लेयर वाइंडिंग अरेंज द डिफरेंस आर्मेचर स्लॉट और प्रोड्यूस द साइनसॉइडल, साइनसॉइडल के लिए अलग अलग। अब है कि लिप वाइंडिंग सिंगल लिप है तो लिप वाइंडिंग है, जो लिप वाइंडिंग है ये अधिकतर कम वोल्टेज और कम वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज किया जाता है। इस तरह की वाइंडिंग में जो मशीन में पोलों की संख्या है और वाइंडिंग में करंट के बहने के जो रास्ते हैं वो समान होते हैं। वेव वाइंडिंग में लिप वाइंडिंग में वेव वाइंडिंग में क्या होता है हाई वोल्टेज और कम करंट के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या होता है जो वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा और जो उसके वाइंडिंग के रास्ते के वो सेम होंगे। नेक्स्ट इसी में है सिंगल फेज वाइंडिंग, सिंगल फेज वाइंडिंग जो आपको सिंगल वाइंडिंग की जाती है। लिप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, कंसंट्रेट वाइंडिंग जो अलग अलग फेजों में एक वाइंडिंग को अलग अलग कंसंट्रेट किया जाता है। फुल पिच कोयल वाइंडिंग जो उसमें फुल पिच के वाइंडिंग जो अलग अलग उसके डिफरेंस के लिए जाता है। फ्रैक्शनल कोयल पिच वाइंडिंग जो उसके फ्रैक्शनल उसके लिए यूज किया जाता है। ये अपन को सिंगल फेज एंड पॉलीफेज आर्मेचर वाइंडिंग जो आपको क्लियर दिखाया गया है। इसमें 4 पोल हैं, फर्स्ट फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 में लेफ्ट वाइंडिंग है, जो लेफ्ट वाइंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वाइंडिंग किस लिए किए जाती है। और इसमें सिंगल लेयर वाइंडिंग दीजिए स्लॉट है, नंबर ऑफ स्लॉटों की संख्या अलग अलग है। इसमें स्लॉटों में जैसे फर्स्ट नंबर पोल बनाया है उसमें 3 स्लॉट, सेकंड में 2 है, 3 में जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल, तो वो अलग अलग वो डिफरेंस है। तो इसके कनेक्शन तो फर्स्ट में अलग अलग स्लॉटों में डालिए, 1 का 2 से आप कनेक्शन देखिए, फर्स्ट का इसके फोर्थ जो अलग अलग वो अरेंज किया गया है। सेकंड का जो वाइंडिंग के अनुसार नीचे से जब एक सिंगल लिया है तो ये जस्ट इसके सीरीज में निकाला गया। जैसे 2 सिंगल है तो सिंगल फेज के लिए ही वाइंडिंग किया जाता है। नेक्स्ट में ले वाइंडिंग, इसमें ये भी ये वाइंडिंग की जाती, इसमें ये भी स्लॉट है, अलग स्लॉट में किया जाता है। इसकी देखो पोजीशन अलग है, डबल उसमें किया गया है। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 तो इनकी अलग अलग पोल पिच
कोयल फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो सब निकाल के इसका जो कनेक्शन किया गया है, एक का जो सिंगल स्लॉट है, फर्स्ट जो स्लॉट है उसका 4 से कनेक्शन किया है, 2 का है 5 से किया है, और 3 का है वो 6 से किया है। इस तरह से फिर आगे नेक्स्ट का निकाल के 6 का इससे किया गया, और इसी में इस तरह ही किया गया है। 7 का 10 से किया गया है, 8 का 11 से किया गया है, और 9 का 12 से किया गया है। तो जो साउथ अलग बोलूँ नीचे से जब इसके कनेक्शन, तो नीचे से आप देखिए इसका कनेक्शन इससे उसी में निकाला गया है, इसका इससे करिए, तो ये है लेफ्ट वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट होगा अपना वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग जो अलग है, वेव वाइंडिंग उसको आपको बता दिया। वेव वाइंडिंग का जो पर्पज है, वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और कम करंट के लिए जो जाती है। इस वाइंडिंग में जो आर्मेचर करंट है उसका फ्लो होगा, और उसका सेम पोल का एक ही वेव होता है। तो इसमें भी देखिए 1 2 3, ठीक है, इसमें कनेक्शन अलग होंगे, 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 और 10 11 12, इनका जो कनेक्शन, वो कनेक्शन उसके अलग था। लेफ्ट वाइंडिंग का अलग कनेक्शन, इसका अलग। देखो आप देखिए स्टार्टिंग का जो कनेक्शन का फर्स्ट का जो कनेक्शन किया गया है, जो आपको क्लियर दिखाया गया है, फर्स्ट का 4th से आ गया, ठीक है, सेकंड का 5 से आ गया, और थर्ड का 6 से आ गया। इधर निकल गए, इधर से ही निकाल के फिर वापस इनकी यही पोजीशन है, देखो अलग से किया निकाला गया है। 4th का जो कनेक्शन किया 7, तो अलग 7 का इसमें करके 10 से, 8 का 9 से, और 9 का 11 से, और इस तरह ये फिर 3 फेज के लिए अलग अलग निकाल दिया गया है। 3 फेज के डिफरेंस इस तरह इसमें दीजिए। फिर अलग दीजिए कंसेंटेंट वाइंडिंग, इसमें भी ये देखो आप अलग निकाला गया है। इसमें 2 अलग कंसेंट किए गए हैं। इसमें 3 वाला था, इसमें डबल किया गया है। फर्स्ट का निकाल का 1 2 3 4, जो आपको उसमें पोल पिच पोल पर फैक्टर के अकॉर्डिंग इनका वो स्पान निकाल लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग की वाइंडिंग की जाती है। इसमें भी वही 4 पोल बनाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वही स्लॉटों की संख्या वही 11 है। इसमें कोई स्लॉटों की संख्या चेंज नहीं, लेकिन कनेक्शन इसके अलग अलग डिफरेंस को के अनुसार इसकी वाइंडिंग की गई है। इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का देखो, इसका फर्स्ट का जो कनेक्शन किया गया है 6 से किया गया है, सेकंड का जो कनेक्शन है वो 5 से किया गया है, और उसका 4 से किया गया है। तो ये कनेक्शन के डिफरेंस के ये कंसेंटेंट वाइंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट रेटिंग ऑफ अल्टरनेट। अल्टरनेट की रेटिंग के 20 मिनट अल्टरनेटर की जो रेटिंग है, जैसे केवीए में भी होती है, और मोटर की रेटिंग हॉर्स पावर होते हैं, लेकिन पर अल्टरनेट की रेटिंग ज्यादातर अपन केवीए एमवीए में लिए जाते हैं। क्योंकि इसकी रेटिंग का इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर वो जो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपको देखे पावर रेटिंग दी अल्टरनेटर स्पेसिफिक मैक्सिमम लोड और टेम्परेचर रियल ऑफ द डिफरेंस पार्ट मशीन डज नॉट क्रॉस दी स्पेसिफिक एक सेफ लिमिट। ठीक है, पावर रेटिंग इसकी अलग अलग ली जाती है, जो कि कंज्यूमर के लोड है, लोड के ऊपर डिपेंड करती है कि लोड इंडक्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, उसके डिपेंड करे, इसलिए इसकी पावर जो डिपेंड करती है। तो केवीए एमवीए में ली जाती है। कॉपर लॉसेज भी इसमें होते हैं, वेरियस होते हैं। जैसे कॉपर लॉसेज होंगे वो आर्मेचर करंट और रेजिस्टेंस के कारण होंगे। कॉपर लॉसेज इज आई स्क्वायर आर लॉस वेरी आर्मेचर करंट, और कोर लॉसेज वेरी विद लॉसेज। ठीक है, alternator temperature rise the heating armature depend cumulative effect copper losses and core losses। ठीक है, no role power factor upon the losses rating of alternator generally given the VA KVA और MVA। VA MVA KVA इनमें भी लिए जाते हैं, क्योंकि डिपेंड पावर फैक्टर का कंज्यूमर के लोड है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जो एक्टिव पावर प्राप्त नहीं होती उससे एक्टिव पावर प्राप्त नहीं होती, इसलिए इसका केवीए में ही लिया जाता है। This electrical output alternator product of power factor VA and output exponent kilowatt. Sometime alternator rating is by the power factor. It's the VA rating। इसका जो KVA, MVA, VA में इसकी पावर फैक्टर लिया जाता है, जो कि आपको दिखाया गया है। जो स्टैंडर्ड अल्टरनेटर होंगे उनकी अपन जो रेटिंग डिजाइन किए थे, स्टैंडर्ड रेटिंग होती है। जैसे किलोवाट रेटिंग, किलोवाट रेटिंग के लिए अलग अलग होता है। जैसे 500 5000 का है, 5000 केवी रेटिंग का होता है। पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर डिपेंड करता है, यूनिटी भी होता है, लेकिन अपन जो स्टैंडर्ड उसमें 0.85 उसमें लिख दिया जाता है कि लैगिंग है, लीगिंग है। वो सब स्टैंडर्ड अपन जो डिजाइन करते हैं, जब इंडस्ट्री में कोई पावर फैक्टर को डिजाइन करते हैं, उससे सारा डाटा क्लियर करके सब मेजरमेंट करके उस टाइम इसके सारे पावर फैक्टर को, तो उसमें देखते हैं कि हम पावर फैक्टर क्या है, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि उसकी मेन प्लेट के पावर फैक्टर 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर है। ठीक है,
फिर उसकी केवीए रेटिंग क्या है, केवीए रेटिंग लिख दीजिए, जैसे 5800 केवीए का है तो उस तरह केवीए भी लिख देते हैं। स्टेटर की जो वोल्टेज, स्टेटर का जो वोल्टेज क्या है उसको भी अपन को दर्शाना पड़ता है, जैसे इसमें अपन ने दर्शाया 21,000 के वोल्ट। स्टेटर की जो करंट है, करंट को भी अपन में उसमें डिजाइन किया जब अल्टरनेट का स्टेटर रेटिंग अपन डिजाइन करते समय, तो उसमें अपन 16,200 दिखाए। रोटर वोल्टेज भी डिजाइन करते समय अपन को सारी चीजों का ध्यान रखता है, कितना रोटर वोल्टेज है, कम या ज्यादा, प्लस वो सब अपन चेक करके उस टाइम में डिजाइन करते समय या सारे डाटाओं का ध्यान रखते हैं, जिसमें 340 वोल्टेज गया। रोटर की एम्पियर है उसको भी अपन डिजाइन करके समय सब मेजर करके, उसका मेजर करते समय कंडक्टर, इंसुलेशन सबका इफेक्ट वो देखना पड़ता है, वो 4040 है। आरपीएम कितने के लिए बताते, स्टैंडर्ड के लिए जो हाई जो ज्यादातर 1500 से 3000 के, तो ये इसकी अपन रेटिंग लिए 3000 आरपीएम के फिक्स होगा। फ्रीक्वेंसी अपनी फिक्स है, जो अपनी वो फिक्स है 50 हर्ट्ज जो अपने इंडिया के। उसके अगर फेज है, सिंगल फेज है, 3 फेज है उसके लिए तो, लेकिन अपन ने जो ये अल्टरनेटिव डिजाइन किया है वो 3 फेज का है, इसलिए अपन ने इसको 3 फेज में लिया। आर्मेचर कनेक्शन है, डबल स्टार है, सिंगल स्टार है, डेल्टा में, तो उसके अनुसार अपन ने जो इसका आर्मेचर जो कनेक्शन है वो डबल स्टार में लिया गया, ठीक है। कूलेंट में अलग अलग टाइप कूलेंट होते हैं, एयर कूलेंट है, वाटर कूलेंट है, हाइड्रोजन पोस्ट कूलेंट है। तो वो कूलेंट के ऊपर डिपेंड है कि जो जिस टाइप के वो दिया था कि अपन कूलेंट उसमें किस प्रकार का लिया जाता है। तो यहाँ अपन ने जो कूलेंट के लिए लिया गया है वाटर कूलेंट है, हाइड्रोजन कूलेंट है। तो अपन ने 2 टाइप का ही जो पोस्ट किया गया है वाटर। अब ये कि उसमें गैस का प्रेशर क्या होगा, गैस का प्रेशर कितना होगा वो अपन को देखना पड़ता है, तो उसके आधार पर ही गैस का प्रेशर लिया जाता है। जो गैस का प्रेशर होगा 3.5 बार, जो कि गैस की जो कैपेसिटी वो बार में। अब इंसुलेशन है, इंसुलेशन भी अपना अलग होगा। इंसुलेशन ए बी सी डी ई वो अलग अलग होते हैं, जो क्लास के अकॉर्डिंग है, जैसे ई टाइप है, ए टाइप है, एच टाइप है, बी टाइप है। लेकिन अपन जो इंसुलेशन लिया अपन ने जो लिया गया है वो एफ टाइप का है। एफ टाइप का इंसुलेशन जो मोस्टली है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अब का होता है। ई टाइप का इंसुलेटर 120 डिग्री से। तो इसमें अपन जो इंसुलेशन लिया गया है 155 डिग्री सेंटीग्रेड से, जो एफ इंसुलेशन की जो प्लस कैपेसिटी है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन जनरेटर, जो इंडक्शन जनरेटर है जनरली उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। दी कंडीशन व्हेन द इंडक्शन मशीन विल हैव ए इंडक्शन जनरेटर रिटर्न व्यवहार, जो किसके आधार पर ये व्यवहार करता है। स्लिप बिकॉज नेगेटिव ड्यू टू दिस रोटर करंट एंड रोटर एंड नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। रोटर की जो ईएमएफ जो की अल्टरनेटिव वैल्यू उसको स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइम मूवर का टॉर्क कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्राइम मूवर टॉर्क बिकम अपोजिशन एम इलेक्ट्रिकल टॉर्क, प्राइमरी का जो टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क में उसके ऊपर भी डिपेंड है। द कंडीशन व्हेन बी अचीव व्हेन द इंडक्शन मशीन coupled with this prime mover, speed can be controlled. If the speed the prime mover increase such as the slip नेगेटिव उसके अगर जो प्राइमर की स्पीड के अकॉर्डिंग भी अपन को इसको स्लिप को सेट करके, अगर प्राइमर की स्पीड कम होगी तो अल्टरनेट की स्पीड कम होगी तो उससे ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा। तो उस स्लिप और उन सबको ध्यान करते हुए इनकी स्पीड और उसको इंक्रीज किया जाता है, जिससे स्लिप नेगेटिव होगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। ड्यू टू दिस ऑल condition we have the maintain above all finished and machine will be behave like the induction generator is not self excited। अभी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जनरेटर अपना सेल्फ एक्साइटेड है या सेपरेटली एक्साइटेड, ये डिपेंड करता है। एक्साइटर अलग होता है, अगर सेल्फ एक्साइटेड है तो उसी में व्यवस्था होती है, जो उसी की शाफ्ट पे जो भी कोई डीसी जनरेटर है या डीसी शंट कंपाउंड कोई सा भी जनरेटर जिसकी कम वोल्टेज का 250 वोल्ट वो उसके शाफ्ट में फिट की जाए, जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अगर सेपरेटली एक्साइटेड है तो उसमें जो उसकी फील्ड को एक्साइटेशन करने के लिए वो अलग से उसकी सेपरेट उसकी व्यवस्था होगी, जो अलग से लगा हुआ, उसकी कोई इसमें इंडिविजुअल व्यवस्था नहीं होगी। सेल्फ एक्साइटेड में ही व्यवस्था होती है, तो वो इसके साथ किया जाता है। तो जनरेटर में सेल्फ एक्साइटेशन मशीन बिफोर द ऑर्डर और डेवलप रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर मैग्नेटाइज करंट एंड रिसीव, उस पावर के अकॉर्डिंग तो उसकी एक्साइटेशन के हिसाब से उनको सेल्फ एक्साइटेड सेपरेटली एक्साइट ये डिपेंड करता है। अब है कि सेल्फ एक्साइटेड आइसोलेट इंडक्शन जनरेटर वन केस विल बी द कैपेसिटर बैंक रिएक्टिव पावर सप्लाई इन
टेस्ट ऑफ द एसी सप्लाई सिस्टम, जब हम किसी पावर सिस्टम में या किसी उसमें अपनी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जो कभी क्या कहेंगे इनका पावर फैक्टर लो हो जाता है, तो उस सप्लाई के सिस्टम में अपन एक सिंक्रोनस मोटर भी यूज में लिए जाते हैं अल्टरनेट के वाले, और पावर बैंक का भी यूज लिया जाता है। ठीक है, उस टाइम ये सिस्टम आपको दिखाया है, इसमें मोटर है, अल्टरनेटर है, और इसके जो हर पेज में देखो कैपेसिटर लगाया गया है, जिनकी अलग अलग डायरेक्शन आपको दिखाई है, और वो उसको लोड के साथ कनेक्ट किया गया है। तो इस प्रकार के कैपेसिटर बैंक लगाया गया। द फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर बैंक टू प्रोवाइड द लैगिंग रिएक्टिव पावर टू द इंडक्शन जनरेटर एज वेल एज लोड। वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना लोड कैसा है, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया जाए, कैपेसिटिव लोड के इसके बाद पावर फैक्टर के लिए इम्प्रूव किया जाता है। पूरे जल्दी एक है एक्सटर्नल एक्साइटेड जनरल जनरेटर, जो एक्सटर्नली जो उस पर एक्साइट अलग से व्यवस्था की जाती है, वो रिकॉग्नाइज ब्रेकिंग दी होस्टिंग ड्राइविंग अलग से फेज इंडक्शन मोटर, उसके अलग से एक्साइट करने के लिए अलग से इंडक्स मोटर जो भी कोई किया जाता है, तो अलग से 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, और भी जो जनरेटर भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग लगे, जो उसकी व्यवस्था के लिए अलग। द एफिशिएंसी ऑफ द एक्सटर्नल एक्साइटेड जनरेटर इज नॉट गुड। जो एक्सटर्नली एक्साइटेड एक इंटरनली होता है, एक्सटर्नली जो है वो अलग से व्यवस्था की जाती है, जिसमें उसका वोल्टेज डिपेंड करता है कि उसकी फील्ड की एक्साइटेशन करने के लिए कितना वोल्टेज को अपन कवर करना है, उसकी एक्साइटेशन के हिसाब से उसकी रेटिंग लिया जाता है, तो ही उल्टी फील्ड की एक्साइटेशन को किया जाता है। जो पावर फैक्टर विद मेजर ड्रॉबैक ऑफ द टाइप ऑफ जो टाइप जनरेटर के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना जनरेटर किस टाइप का है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर यूज दी माइल्स, जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का अपना कहाँ यूज, विंड माइल्स के लिए किया जाता है, अलग अलग उसके लिए कन्वर्जन किया जाता है, नॉन कन्वर्जन के लिए एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रिकल थैंक यू थैंक यू। ठीक है, और आगे जो उसके आप हटाओ इसको डी इसमें। धन्यवाद सभी को, और सभी ये इतना अपना जो नियमित स्टाफ, सभी ऑफिसर, हमारे ट्रेनीज, सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल के लिए ये दिया, इस क्लास को सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कर दो सर, इसको लीव ले लेता हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू सर। नहीं अब बोला यार, नहीं आएगा उसमें, और कुछ नहीं, बाकी वही है उसमें उससे, बाकी जो है अपना स्पीड के अनुसार वो अल्टरनेटरों को अलग से हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, जो डिपेंड करता है अपना आर्मेचर वाइंडिंग के अनुसार। जो आर्मेचर वाइंडिंग में पर स्लॉट जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग की जाती है, तो एक पोल के नीचे एक ही फेज में विभिन्न स्लॉटों में जो ईएमएफ डेवलप होगा, वो एक ही फेज में न होकर अलग अलग फेजों में विस्थापित होता है। इसलिए उसमें जो इंडिविजुअल ईएमएफ होगा, उसका जो वेक्टर होगा वो अलग अलग होगा। तो इसलिए अपन जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेंगे, उसमें उत्पन्न ईएमएफ का जो वेक्टर योग और उत्पन्न ईएमएफ का जो गणितीय, जो दोनों का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को ही अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या बेड फैक्टर कहते हैं, जिसको अपन केडी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, केडी से डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का होगा केडी बराबर होगा जो उत्पन्न ईएमएफ का वेक्टर योग बटे उत्पन्न ईएमएफ का अलजेब्रिक योग। ठीक है, इसके अनुसार जो केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हुआ साइन एन क्या होगा, स्लॉट पर पोल पर फेज, जो θ/2 होगा, और एन उसका स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, और एन बटे एन साइन θ/2। तो इसलिए 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है जो अलग होता है स्लॉट पर पोल पर फेज। स्लॉट पर पोल पर फेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक के लिए एक ही होगा। अगर स्लॉट पर पोल पर फेज अगर 2 लेंगे तो उसके लिए अपना 0.996 होगा। अगर स्लॉट पर पोल पर फेज 3 लेंगे तो उसके लिए 0.96 होगा। अगर 4 लेंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा,
0.09.8 होगा। अगर 5 स्लॉट पर पोल पर पेज लेंगे तो 0.51 होगा। तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो उसमें जनरली यूज लिए जाते हैं। एक है कोयल स्पान फैक्टर, जो अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में जो उत्पन्न ईएमएफ की जो वेव है उसको स्मूथ करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग का जो यूज किया जाता है, वो दोनों वाइंडिंगों का एक तो उसके साइड के दोनों सिरों में उत्पन्न ईएमएफ और एक कंप्लीट उस वाइंडिंग में रिजल्टेंट ईएमएफ उसको कम करता है। तो जो दोनों का रेशियो होगा उसकी दोनों साइड में उत्पन्न ईएमएफ और टोटल कोयल में उत्पन्न ईएमएफ का जो रेशियो होगा वो उसका पिच फैक्टर को कहलाएगा, जिसको पिच फैक्टर को केसी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसका जो स्लॉटों की संख्या पर फुल पेज के बीच होगी उसको बीटा से प्रदेश करता है। तो कोयल स्पान फैक्टर केसी होगा जो कोयल की दोनों साइडों में उत्पन्न ईएमएफ का वेक्टर योग और कोयलों की साइड में उत्पन्न ईएमएफ का वेक्टर होगा। तो किस डिस्ट्रीब्यूशन जो पिच फैक्टर होगा कोयल स्पान फैक्टर वो कॉस बीटा बाई 2। तो बीटा एज ए जो पास पास के स्लॉट हैं उनका फेज डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट होगा इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी अलग अलग है, इसमें मैंने लिखा नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही फैराडे के नियम के अनुसार इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ पोल होगा P, नंबर ऑफ पोल हो गया, आर्मेचर कंडक्टर जो Z होगा, फ्लक्स पर पोल जो वेबर में होगा, स्पीड आरपीएम में होगी, फ्रीक्वेंसी होगी जो साइकिल पर सेकंड होगी। तो एक चक्कर में जो टोटल फ्लक्स कटेगा, टोटल फ्लक्स बटे समय, तो उसका जो उत्पन्न ईएमएफ होगा 5P/60/N। तो नेक्स्ट इसको और कैलकुलेशन करते हो तो N ऊपर हो जाएगा तो 5NP/60। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी F बराबर PN/120। तो PN बराबर F इंटू 120 इक्वल। लेकिन उत्पन्न ईएमएफ आर्मेचर कंडक्टर में पर पोल होगा 2.5FZ, लेकिन उत्पन्न ईएमएफ का आरएमएस से इसका इंक्लूड करेंगे तो 2KF इंटू 5FZ वोल्ट होगा। इस तरह टोटल जो आरएमएस वैल्यू होगी उसकी 1.1 इनका दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.225FZ वोल्ट। और लास्ट इसका ईएमएफ होगा 2.225FZ, Z बराबर 2T, इसलिए इसको Z की जगह 2T रख दिया। तो अल्टरनेटर में उत्पन्न जो ईएमएफ होगा वो 4.45FT होगा। लेकिन अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर इनका भी इफेक्ट होता है, तो उसको भी अपन इसमें लिया जाता है। वो होगा 4.44 KD। KD एज ए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, KC एज ए कोयल स्पान फैक्टर है, फ्लक्स है और 5FT होल। ये इसका फाइनल और आपका अल्टरनेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है। इस तरह और है, इसमें कुछ और पार्ट रह गया, वो है अपन का सिंक्रोनाइजिंग का रह गया है। सिंक्रोनाइजिंग में क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग कैसे दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को आपस में पैरेलल से जोड़ने की जो ऑपरेशन है उसको सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं। सिंक्रोनाइजिंग क्यों किया जाता है, सिंक्रोनाइज करने का एक एडवांटेज है कि अपने सिस्टम को बिना ब्रेक किए अपना सिस्टम चालू रहे। इसलिए एक अल्टरनेटर है तो दो लगे हुए तो एक अल्टरनेटर को अपन बिना सिस्टम को ब्रेक किए हुए एक ही अपन मेंटेनेंस ओवरऑलिंग कर सके और अपना सिस्टम बराबर चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट उसके नेक्स्ट पॉइंट, लोड के अधिक होने पर भी अल्टरनेटर को पैरेलल सिस्टम में जोड़ना जरूरी है, ठीक है। उससे लोड को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। पैरेलल ऑपरेशन इसलिए भी किया जाता है। किसी कारण अल्टरनेट बंद होता है तो भी सिस्टम अल्टरनेट का पैरेलल में एफिशिएंसी उससे पैरेलल में करने से उसकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, ठीक है। इसलिए उसको अपन पैरेलल में सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइज करते समय अपन को किन किन फैक्टरों का ध्यान रखना पड़ता है, किस किस फैक्टर के कारण अपन सिंक्रोनाइज करते हैं। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए वोल्टेज बराबर होनी चाहिए। जो वोल्टेज बराबर होती है इसको वोल्ट मीटर द्वारा स्पीड को रेगुलेटर द्वारा सेट करके कंट्रोल किया जाता है। दोनों जो अपने अल्टरनेटर की उनकी स्पीड को बराबर कंट्रोल करके सेट करके उनको किया जाता है। फ्रीक्वेंसी दोनों जो अल्टरनेटर है उनको बराबर में किया जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी को बराबर रखा जाता है। फ्रीक्वेंसी में भी किसी तरह का वो चेंज है, जो फ्रीक्वेंसी को स्पीड कंट्रोल या रेगुलेटर के द्वारा उसके साथ कंट्रोल किया जाता है, जिसका F/N है। फेज सीक्वेंस भी फेज सिंक्रोनस मीटर द्वारा उससे अपना फेज को बराबर देख लिया जाता है कि फेज अपने सीक्वेंस में है या अनसीक्वेंस में है। तो फेज सीक्वेंस में होना चाहिए। तो इस टाइप से अपने को इसको सिंक्रोनाइज किया था। सिंक्रोनाइज करने के लिए अलग अलग जो अपने मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है अपना डार्क लैम्प मेथड, दूसरा होता है ब्राइट लैम्प मेथड और तीसरा होता है डार्क एंड ब्राइट लैम्प और चौथा होता है सिंक्रोनस मेथड,
ठीक है। सिनको अब सबसे पहले तो लेते हैं डार्क लैंप मेथड। डार्क लैंप मेथड में क्या होता है कि इसमें दो अल्टरनेटर होते हैं, दोनों अल्टरनेटरों को बस बार से कनेक्ट कर देते हैं। एक अल्टरनेटर इसमें जो लैंप लगाएंगे, लैंप अपना क्या होगा, फेज टू फेज होगा, एक अल्टरनेटर के सीरीज में फेज होगा, और एक अल्टरनेटर को पहले ही बस बार से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे आर वाई बी। ठीक है। नेक्स्ट बस जो अल्टरनेटर है नंबर 2, उसको भी अपन आर वाई बी बस बार से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। R1 फेज में जो सेकंड वाला है उसका एक लैंप सीरीज में लगा दिया, दूसरे फेज के भी सीरीज में लगा दिया, तीसरे फेज के भी सीरीज में लगा दिया। अब क्या करते हैं, उसका स्विच ऑफ रहता है सेकंड का। अब सेकंड अल्टरनेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद पहले अपना ऑलरेडी स्टार्ट है तो उसका फिक्स है, तो इसको धीरे धीरे अपन स्टार्ट करने के बाद स्विच अपन ऑन करते हैं। स्विच जैसे जैसे अपन ऑन करेंगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे अपन स्पीड को उसकी को इम्प्रूव करते जाएंगे, जो कि प्राइम मूवर स्पीड अपनी चेंज करते जाएंगे। जब इसकी बराबर वोल्टेज और बराबर हो जाएगी तो अपना जो लैंप है वो बुझ जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा। डार्क होने से अपन को क्लियर पता लग जाएगा, परफेक्ट डार्क हो जाएगा तो अपन क्लियर पता लग जाएगा कि अपना दोनों अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस में वर्क कर रहे हैं। अगर ये बाई दफे आपने थोड़ा डिफरेंस रह गया तो ये लोड दोनों शेयर करने की बजाय लोड लेना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये ज्यादा एक्यूरेसी में नहीं है, इसमें थोड़ा एरर आ जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट है ब्राइट लैंप मेथड। ब्राइट लैंप मेथड में भी दो अल्टरनेट होते हैं, एक अल्टरनेट को पहले ही ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जाता है और दूसरा अल्टरनेट को उसके क्या कहते हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है बस बार के। तो आर फेज का वाई से, वाई का बी से, बी का वाई से, इस तरह जो ये ब्राइट लैंप है तो उसको कनेक्ट किया जाता है। तो अपना फर्स्ट अल्टरनेट पहले से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। सेकंड अल्टरनेटर है अपना जो उसको धीरे धीरे अपन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद उसको प्रॉपर स्पीड में लाते हैं, स्पीड में लाने के बाद उसको स्विच को ऑन गौर करो। जब अपने लैंप पूरे बराबर कंडीशन में अपने लाइट हो जाएंगे तो उस समझ जाएंगे कि अपना दोनों अल्टरनेट बराबर एक दूसरे का लोड शेयर कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो लोड शेयर करने की बजाय लोड लेना शुरू करें, तो ये भी विधि में भी परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं होता है, इसमें भी कोई थोड़ा डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है कि डार्क एंड ब्राइट लैंप। डार्क और ब्राइट लैंप दोनों में भी वही पोजीशन होती है। इसमें एक अलग अलग क्या, एक फेज के पैरेलल, एक फेज के दो फेजों को पैरेलल में और एक फेज के सीरीज में इसको मेन बस बार से कनेक्ट कर दिया। इसी में एक अल्टरनेटर को पहले ही जस्ट उसके फुल स्पीड जो उसकी बराबर स्पीड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट अल्टरनेटर को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते, जो कि प्राइमर से धीरे धीरे बढ़ाने पर तो एक जो फेज होगा उसमें अपना सीरीज लैंप होगा, दूसरे में दो फेज होंगे उसमें पैरेलल होगा। तो जैसे जैसे अपन उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो अपना जो सीरीज में लगा हुआ वह लैंप अपना डार्क हो जाएगा और जो पैरेलल में लगे हुए हैं वे लैंप अपने जल जाए। तो डार्क और ब्राइट दोनों विधि इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, तो उससे अपन पता लग जाएगा कि दोनों ही अपने पैरेलल में हैं। ठीक है। इससे इसमें भी प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं होती, ये भी विधि थोड़ी प्रॉपर नहीं है, इसमें भी थोड़ा एरर होता है। इसलिए परफेक्ट एक्यूरेसी विधि लेने के लिए सिंक्रोनस मेथड आता है। सिंक्रोनस मेथड में अपने पास एक सिंक्रोनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा अपन इसको परफेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों अल्टरनेटरों को एक मेन बस बार होती है और एक सिंक्रोनस बस बार होती है। तो दोनों अल्टरनेटर को अलग अलग स्टार्ट कर, फर्स्ट अल्टरनेटर को भी मेन बस बार से जोड़ देते हैं और उसके दो टर्मिनलों को, ठीक है, दो टर्मिनलों को सिंक्रोनस बस बार से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अल्टरनेटर को भी, उसको भी तीनों फेजों को 3 बस बार के जोड़ देते हैं और लास्ट दो फेजों को सिंक्रोनस बस बार से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। सेकंड एक अल्टरनेटर को स्टार्ट कर देते हैं अपन, सेकंड अल्टरनेटर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और जो अपना सिंक्रोनस इंस्ट्रूमेंट है उसको अपने एक साइड को दो, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, एक 2 टर्मिनलों को अपन मेन बस बार से कनेक्ट कर देते हैं और 2 टर्मिनलों को अपन सिंक्रोनस बस बार से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अल्टरनेट को स्टार्ट करते हैं, एक अल्टरनेट जल्दी अपना ऑन ही रहता है, दूसरा अल्टरनेट को अपन स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद अपने पास सिंक्रोनस जो इंस्ट्रूमेंट होगा, सिंक्रोनस इंस्ट्रूमेंट में अपना एक आगे पीछे होगा, एक स्लो पोजीशन होगी और एक फास्ट पोजीशन होगी। ठीक है। स्लो और फास्ट पोजीशन पे तो जिस अल्टरनेटर की कोई स्पीड कम होगी उसी की स्पीड बढ़ाएंगे तो जो उधर आ जाएगा, अगर स्लो होगा तो स्लो की तरफ जाएगा। इस तरह जब तक अपनी जो पॉइंट है बिल्कुल एक्यूरेटी में नहीं आएगा तब तक उनको अपन परफेक्ट नहीं करेंगे। जब बिल्कुल 0 पोजीशन पर आ जाएगा तो उस टाइम अपना देखेंगे कि ये
कंप्लीट अपना फाइनल परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन की पोजीशन में, तो उससे 0 पोजीशन पर परफेक्ट, ये बिल्कुल अपनी परफेक्ट विधि है। इस विधि के द्वारा अपन अल्टरनेट को परफेक्ट सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं रहती, ये परफेक्ट रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट है इसका जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, करेक्टरिस्टिक भी ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक होते हैं, शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक होते हैं, लोड करेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है। तो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक में क्या होता है, अल्टरनेटर में की जो उत्पन्न वोल्टेज है और करंट पर निर्भर करती है। यदि फील्ड करंट बढ़ती है तो उत्पन्न वोल्टेज भी बढ़ता है, तो ई प्रोपोर्शनल डायरेक्ट I1 होता है। तो फील्ड करंट कम होती है तो उत्पन्न वोल्टेज भी कम होता है। इसलिए ओपन कर्व में जो दोनों के बीच में जो इसको ओसीसी कर्व कहते हैं, एक डायरेक्ट स्टार्टिंग में दोनों को बराबर कर जाता है, लेकिन थोड़ी मैक उसके दायरे में जो एक्साइटर की वजह से रोटर को जो उसकी फील्ड में एक्साइटेशन करके उसको बराबर करके उसको, तो जो आगे वो इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, तो उससे थोड़ा सा अपना कर्व हो जाएगा जो ओपन सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट में क्या किया जाता है, शॉर्ट इसका भी कर्व वही होता है, एक्साइटेशन करंट और शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में खींचा जाता है। जो अपना शॉर्ट सर्किट करंट है जो फील्ड एक्साइटेशन और शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में खींचा जाता है, जो कि है। इसमें भी क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन में होता है। जब अल्टरनेट की एक्साइटेशन करंट और एक्साइटेशन करंट को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तब सर्किट में जो फुल लोड करंट फ्लो नहीं होती है। जब किसी स्थिति में फील्ड एक्साइट करंट बंद हो जाती है तो उसमें धीरे धीरे फिर एक बन रहे तो उससे एक सिंक्रोनस, तो उसमें रिएक्टेंस का इफेक्ट आ जाता है, उसको एक्साइटर के द्वारा कंट्रोल तो उस कंडीशन में अल्टरनेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको नोटेट कर लिया जाता है। तो इस टाइम में जो ये शॉर्ट सर्किट करंट होगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट है और जो फील्ड करंट है, दोनों को बीच में बेस एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होगी, तो किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा करेक्टरिस्टिक। अब आता है लोड करेक्टरिस्टिक। इसमें लोड के ऊपर डिपेंड करता है, ये लोड करंट और जो टर्मिनल वोल्टेज दोनों के बीच में खींचा जाता है। जब रेजिस्टिव लोड, जब वोल्टेज में थोड़ा ड्रॉप होना चाहिए तो वोल्टेज और रेजिस्टिव लोड, लेकिन जब इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में क्या होता है, लोड करंट और वोल्टेज जो कर्व होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन इसका जो इंडक्टिव लोड थोड़े वोल्टेज के कारण जो ड्रॉप होगा, ठीक है, और कैपेसिटिव लोड में बढ़ने पर बढ़ जाएगा, देखिए इंडक्टिव लोड में थोड़ा ये ड्रॉप हो जाएगा, उसके कारण ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। देखिए रेजिस्टिव लोड में स्ट्रेट लाइन होगी इसकी, जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होगी। कैपेसिटिव लोड में थोड़ा ऊपर उठ जाए, क्योंकि कैपेसिटिव इंडक्टिव लोड में थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाएगा। कैपेसिटिव लोड के बढ़ने के साथ ये बढ़ता है और इंडक्टिव लोड के साथ घटता है। इसके बाद आता है अपना वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, अल्टरनेटर को फुल लोड हटाने पर वोल्टेज में बढ़ोतरी हो जाती है, और फुल लोड पर वोल्टेज का जो फुल लोड और नो वोल्टेज, जब फुल वोल्ट होता है उसकी एक सपोज अपन ने एक अल्टरनेटर है और उसको स्टार्ट में जब अपना कोई लोड नहीं था तो उसकी एक रीडिंग ले ली, और जब उसको फुल लोड पे किया तो एक रीडिंग ले ली, तो उसमें जो वेरिएशन होगा उस वेरिएशन का जो रेशियो है वही वोल्टेज रेगुलेशन होगा, और ये डिपेंड कर देगा उसके लोड और पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। यदि फुल लोड है तो मान लो सपोज फुल लोड पे अपन ने जो वोल्टेज लिया V और लोड हटाने पर अपन ने वोल्टेज लिया V0, तो इसका जो रेशियो होगा तो वह रेशियो होगा V0 माइनस V बटे V। ठीक है, तो इसका जो अगर परसेंट में लेंगे तो इससे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है प्लस माइनस 5% हो सकता है प्लस माइनस 5% के अनुसार इसको लिया जाता है, और जो फील्ड एक्साइटेशन और रेगुलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार इसमें जो आपने भी देखा एक रेगुलेटर यूज में लिया जाए, एक तो ऑटोमेटिक रेगुलेटर यूज में लिया जाता है और एक मैन रेगुलेटर यूज में लिए जाते हैं। ठीक है जी, और ऑटोमेटिक रेगुलेटर जो ऑटोमेटिक अपनी जो फील्ड को ऑटोमेटिक कवर कर देते हैं, और जो मैनुअल होता है मैनुअल को अपन को धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि हर समय लोड का वेरिएशन होता रहता है, इसको लोड को वेरिएशन को कंप्लीट समान रखने के लिए उसको हम टाइम के रेगुलेटेड कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑटोमेटिक वेट तो वोल्टेज रेगुलेटर है वो ऑटोमेटिक फील्ड का एक्साइटेशन होता है। वोल्टेज ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन से वो ऑटोमेटिक होता है और ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल करता है। इसमें दो टाइप से होते हैं, स्लाइडिंग के टाइप होता है ऑटोमेटिक रेगुलेटर, और एक वाइब्रेटिंग ऑटोमेटिक रेगुलेटर का। तो जो स्लाइड टाइप रेगुलेटर होता है उसमें 2 वाइंडिंग होती है जो दोनों को 90 डिग्री के डिफरेंस पे रख देता है। तो करंट के जब बहने से और उसके अल्टरनेटर के घूमने से जो घूमेगा तो वो जो टॉर्क डेवलप होगा, उस टॉर्क को कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल होगा,
और टॉर्क की गति को धीमे कर रिवर्स होने के कारण रेजिस्टेंस की मात्रा को कम या अधिक करते हैं। तो रेजिस्टेंस की मात्रा को एक पॉइंटर दे इसको स्केल पर उसको दिखाया जाता है। उसके अंदर अपन देखते हैं कि वे डैम्पिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा वो परफेक्ट आइसोलेशन तो नहीं हो रहा है, तो उससे उसको देख रहे हैं देखा है। और उसके हंटिंग इफेक्ट भी हो जाता है उससे, जो अल्टरनेट सिंक्रोनस मोटर में लोड के चेंज होने के कारण होता है, जो एक पल के लिए अल्टरनेट की स्पीड चेंज और उसके प्रिंसिपल दोनों के फेस स्विमिंग के कारण भी होता है। इस इफेक्ट को दूर करने के लिए अपन डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किए जाते हैं, जो पोल के किनारों के और स्लॉटों में डालने के किया जाता है। अल्टरनेट में जो वोल्टेज है, आर्मेचर ड्रॉप होता है, ठीक है, तो वो अलग अलग होता है। तो इस तरह ये अपने जब अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज किया जाता है तो उसके काम उसका लोड को शिफ्ट करने का है। जब इनकमिंग और अल्टरनेट की और रनिंग अल्टरनेटर एक साथ सिंक्रोनाइज किए जाते हैं तो उस समय इनकमिंग अल्टरनेटर का प्राइमर की स्पीड बढ़ती है और रनिंग अल्टरनेटर की स्पीड कम हो जाती है। इस प्रकार इनकमिंग अल्टरनेटर का जो वोल्टेज डेवलप होता है, जो लोड शेयर करता है, इसी कारण से जो इनकमिंग अल्टरनेटर का पावर फैक्टर कम हो जाता है उस कंडीशन में, जिसको बढ़ाने के लिए अपन को फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाना पड़ता है। और जब पावर फैक्टर लगभग यूनिटी के बराबर होता है तो उस टाइम इनकमिंग अल्टरनेटर लोड होना असक्षम होता है। इस तरह उसकी जरूरत क्या है, रनिंग अल्टरनेटर को बंद करना पड़ता है। इस प्रकार अल्टरनेटर को स्टार्ट करना और उसके मेन स्विच को ऑन ऑफ करना होता है, तो टर्मिनल और फ्रिक्वेंसी की रेटिंग बराबर हो जाती है, ठीक है, अल्टरनेटर को स्विच करना है, ठीक है। इस तरह ये अपनी इसकी फील्ड एक्साइटेशन लोड को कम करके किया जाता है। इस तरह ये आपका अपना जो अल्टरनेटर का चैप्टर है यही खत्म होता है। अपना टाइम था इसलिए मैंने इसको आगे बता दिया। इसलिए आपको, हमारे सभी नियमित स्टाफ को, हमारे जो जुड़े हुए अधिकारी और सभी पार्टनरशिप को आपने इस क्लास के लिए बहुत सपोर्ट किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब इसको मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है, लीव कर देता हूँ।